हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एस्केप स्पीड के बारे में। तो एस्केप स्पीड या कई बार हम एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है? देखो, एस्केप मतलब क्या है कि एस्केप कर जाना, भाग जाना, चले जाना। तो एस्केप स्पीड क्या होती है? किसी भी पार्टिकल को हम कम से कम कितनी स्पीड दें कि वो पार्टिकल जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर चला जाए। अच्छा, ये किसी भी प्लेनेट के लिए हो सकता है। तो हम मेनली अर्थ की बात करते हैं ज्यादातर। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ से किसी भी पार्टिकल को कितनी कम से कम स्पीड दें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, यानी कि कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पर चला जाए। इस तरह से बोला जाता है। तो अर्थ के लिए भी हो सकता है और प्लैनेट्स के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, मून के लिए भी बात कर सकते हैं, या किसी भी एक सिस्टम के लिए बात कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ मासेस के लिए, कि वो मास का सिस्टम है और उस सिस्टम में से अगर किसी पार्टिकल को उस सिस्टम की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है, इंफिनिटी तक भेजना है, तो कम से कम कितनी स्पीड उसको देनी पड़ेगी। तो एस्केप स्पीड क्या है? मिनिमम स्पीड विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी थ्रोन सच दैट इट गोज टू इंफिनिटी, या ऐसा भी बोल सकते हैं आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, अगर हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेनली हम किसकी बात करते हैं? अर्थ की। तो मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास है ME, RE रेडियस ऑफ अर्थ है। अच्छा, ये सरफेस से ज्यादातर हम बात करते हैं। अभी हम एक जनरल पॉइंट लेके इसको फाइंड करते हैं और फिर उसी में कंडीशन लगा देंगे कि सरफेस के लिए वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो हमने मान लिया पार्टिकल अर्थ के सेंटर से R डिस्टेंस पे है। ये जो स्मॉल r है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस RE है और अगर हाइट को h बोले तो ये जो स्मॉल r है किसके बराबर हो जाएगा? RE प्लस h, अगर हम हाइट के टर्म्स में बात करेंगे तो। अब देखो, कम से कम कितनी स्पीड दें कि ये पार्टिकल इंफिनिटी तक चला जाए। तो ऐसे केसेस में हमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना पड़ता है कि मान लो हमने इसको यहां पर VE स्पीड दे दी, एस्केप स्पीड। अब देखो, मिनिमम स्पीड का मतलब क्या है कि ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए और वहां पर इसके पास एनर्जी मिनिमम हो। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होती है, काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम हो जाए। अब काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। यानी कि इसको इतनी स्पीड दे दें कि ये पार्टिकल इंफिनिटी पर चला जाए और वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, तो दैट वुड बी द मिनिमम स्पीड। हाँ, उससे ज्यादा दोगे तो भी एस्केप कर जाएगा। ठीक है, वो मिनिमम स्पीड की हम बात कर रहे हैं, उसको एस्केप स्पीड बोला जाता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हमने यूज किया U इनिशियल, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो हमने देखा था अर्थ के कारण किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अर्थ को एक पॉइंट मास जैसा ही मान सकते हैं सेंटर पे, अगर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन R। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई R डिस्टेंस पे, जो कि इनिशियल पोजीशन है जहां से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है। काइनेटिक एनर्जी ½ mVE², और VE एस्केप स्पीड है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और मिनिमम स्पीड के केस में काइनेटिक एनर्जी भी फाइनली जीरो हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे तो ये स्मॉल m वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और सॉल्व करेंगे तो एस्केप स्पीड के लिए क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? √2GME/R, दिस इज द एस्केप स्पीड। तो ये R जो है अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। अगर सरफेस से हाइट की टर्म्स में बात करें तो ये R, स्मॉल r को हम कैपिटल RE प्लस H से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एस्केप स्पीड को लिख सकते हैं। तो मास ऑफ अर्थ को हम M कैपिटल ही बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सब जगह कैपिटल E ही कर दें, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो दिस इज द एस्केप स्पीड एट एनी पॉइंट। जरूरी नहीं हमने सरफेस से फेंका, अगर हमने कुछ हाइट से भी फेंका पार्टिकल को तो इतनी स्पीड देनी पड़ेगी। अब ज्यादातर किसकी बात की जाती है कि सरफेस से कितनी स्पीड दें पार्टिकल को कि वो एस्केप कर जाए। तो सरफेस का मतलब है जो उसकी हाइट है वो जीरो हो जाएगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से थ्रो करते हैं तो हाइट जीरो हो गई, या जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर हो गया। तो इस एक्सप्रेशन में हमने h को जीरो रख दिया, या स्मॉल r को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रख दिया, तो ये एस्केप स्पीड आ जाएगी √2GME/RE। अब देखो, G कांस्टेंट होता है,
मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको क्या लिख सकते हैं, GME/RE²। तो एक RE से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो GME/RE² को स्मॉल g लिख दिया और एक RE ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको याद रखना है कि एस्केप स्पीड सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होती है, √2GRE। RE इज रेडियस ऑफ अर्थ, और इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अराउंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के सरफेस से किसी पार्टिकल को हमें इंफिनिटी तक भेजना है तो उसको मिनिमम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, प्रैक्टिकली बात करें तो इससे ज्यादा ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम मान रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से। बाकी अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर वो बाहर निकलेगा पार्टिकल, तो उसमें जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या करेगा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते निकलते ही काफी एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली इससे भी ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम आइडियल सिचुएशन माने तो दिस इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और ध्यान रखना, किलोमीटर पर सेकेंड है, पर आवर नहीं है, ठीक है ना, पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले पार्टिकल, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब 11.2 किलोमीटर। इतनी स्पीड कम से कम देनी पड़ेगी। अब अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग अलग होगी, उनके मास पे डिपेंड करेगा, उनके रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर हम मून की बात करें तो मून के सरफेस पे क्या हो जाएगी, यहां पे मास ऑफ मून आ जाएगा और रेडियस ऑफ मून आ जाएगा, और उनकी वैल्यूज अगर हम यूज करके इस एस्केप स्पीड निकालते हैं तो वो आ जाती है अराउंड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये लगभग 1/5 है अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप स्पीड है। तो अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रांग है तो वो चीजों को पकड़ पाती है, इसीलिए अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर नहीं हो पाती, तो वो मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर पाते। लेकिन मून में जो स्पीड है वो कम है, एस्केप स्पीड, तो क्या होता है, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वहां पे सरफेस पे नहीं रहते, वो एस्केप कर जाते हैं, इसीलिए मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। तो ये हमें एस्केप स्पीड का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई कैपिटल आर बट मास कैपिटल एम एंड 4m हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r एज शोन। तो ये दिखाया हुआ है जैसे। द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड हैं स्फीयर। A projectile of mass small m is projected from the surface of the sphere of mass capital M directly towards the center of the second sphere। तो इसके सरफेस से इसके सेंटर की तरफ पार्टिकल को फेंका। Obtain an expression for the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere। तो मिनिमम स्पीड क्या होगी कि ये सेकंड स्फीयर के सरफेस पे पहुंच जाए। देखो, अब ऐसे जो केसेस हैं, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे भेजना है चीज, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे भेजना है, एक प्लेनेट से सैटेलाइट पे भेजना है, तो इस पे हम नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते। वो क्या होता है, ग्राउंड से ग्राउंड के लिए लगते हैं, और वो भी कम हाइट के लिए, जहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। अब इसमें ग्रेविटेशन के फॉर्मूले लगेंगे। अच्छा, अब देखो, ये एस्केप स्पीड से भी थोड़ा डिफरेंट है। एस्केप स्पीड क्या होता है, इस पार्टिकल को एस्केप करा देना। अब इस पार्टिकल को यहां से यहां भेजना है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाते हैं लेकिन यहां पर उसकी स्पीड 0 कर देते हैं, लेकिन उससे जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। क्यों? देखो, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये प्लेनेट अपनी तरफ खींच रहा है, वो प्लेनेट भी अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। तो इसको मिनिमम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, तो मिनिमम स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर उस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये प्लेनेट भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट पे जितना फोर्स ये वाला प्लेनेट लगा रहा होगा, फर्स्ट वाला, उतना ही सेकंड वाला लगा रहा होगा। फिर न्यूट्रल पॉइंट के लेफ्ट में देखें तो फर्स्ट प्लेनेट का फोर्स ज्यादा होगा, तो ये अपनी तरफ नेट फोर्स इसकी तरफ आ जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट के बाद में देखें तो सेकंड प्लेनेट का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, या जो भी स्फीयर बोलते हैं उसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो अपने आप उस तरफ नेट फोर्स आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। हम पार्टिकल को न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा दें,
उसके बाद तो वो प्लेनेट अपने आप ही खींच लेगा, मतलब वहां से थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो इसका फोर्स ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स सेकंड प्लेनेट की तरफ या सेकंड स्फीयर की तरफ आ जाएगा, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मान लो ये जो m मास का स्फीयर है, इससे न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हम क्या करेंगे, तो न्यूट्रल पॉइंट पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो ये जो पहला स्फीयर है इसका फोर्स क्या हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। ये फोर्स कहां की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ। और ये जो दूसरा स्फीयर है इसका फोर्स राइट की तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो g इंटू 4m इंटू स्मॉल m, अच्छा ये डिस्टेंस r है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 6r माइनस स्मॉल r। तो 6r माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो g से g कट गया, कैपिटल M से कैपिटल M कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। इसको लेफ्ट में ले जाएं, इसको राइट में ले जाएं और रूट भी कर दें दोनों का। तो 6r माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 4r स्क्वायर का रूट आ जाएगा 2r। तो 6r इज इक्वल टू 3r एंड स्मॉल r इज इक्वल टू 2r। तो ये आ जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां पे आएगा, जो फर्स्ट स्फीयर है m मास का, उसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे। अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम स्पीड कि वो जो पार्टिकल हमने फेंका वो दूसरे स्फीयर तक पहुंच जाए। तो हमें दूसरे स्फीयर तक नहीं पहुंचाना, हमें सिर्फ यहां तक पहुंचाना है। देखो ये लगभग ऐसा टाइप का सिस्टम है, जैसे अगर हम ग्राफिकली समझे इसको पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, तो कुछ इस तरह का ये सिस्टम है, ऐसे टाइप का। मतलब अगर हम एक सरफेस की बात करें कि एक बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी को यहां पहुंचाना है हमें, तो हम क्या करें, यहां से यहां एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, हम बॉडी को यहां पहुंचा दें, उसका तो अपने आप ही लुढ़क के चली जाएगी। तो ऐसी ही सिचुएशन यहां पर है कि हमको न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस करा दें तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप फिर खींच लेगा और वहां चली जाएगी वो बॉडी। तो अब मिनिमम के लिए हम न्यूट्रल पॉइंट पे स्पीड को क्या मान सकते हैं, 0। तो हमें अब एनर्जी कंजर्वेशन करनी है इनिशियल पोजीशन एंड न्यूट्रल पॉइंट के बीच में। सो एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन initial position and position of neutral point। तो इनिशियल जो पोजीशन है और न्यूट्रल पॉइंट की जो पोजीशन है उसके बीच में एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। अब देखो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, अब थोड़ा सा इसमें भी ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमें दोनों स्फीयर्स के कारण लिखनी है, एक के कारण नहीं लिखनी। नेट पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है। तो इनिशियल पोजीशन में ये जो पहला स्फीयर है इसके कारण क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r। ठीक है, माइनस जी इसका मास और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी। और इस वाले स्फीयर के लिए तो इसके सेंटर से पार्टिकल की दूरी कितनी है, इनिशियली 5r, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 6r थी, इसमें से r कम हो जाएगा। तो ये जो सेकंड स्फीयर है इसके कारण एनर्जी आ जाएगी माइनस जी 4m इंटू m बाय 5r। ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म आ गई। स्पीड अगर v दी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv स्क्वायर। अब देखो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, 0। मिनिमम स्पीड का मतलब है बस यहां पहुंच जाए, यहां पे पहुंच के उसकी स्पीड वैसे नेग्लिजिबल होनी चाहिए, तो उसको हम कैलकुलेशन के लिए 0 मान सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में भी फिर से दोनों स्फीयर के कारण आएगी। तो अब इस पहले स्फीयर से जो डिस्टेंस आएगी सेंटर से वो 2r हो जाएगी, सेकंड वाले के सेंटर से 4r। तो माइनस जी m बाय 2r माइनस जी 4m इंटू m बाय 4r, ये आ जाएगा। तो देखो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो स्मॉल m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 5r एलसीएम लोगे तो ये इधर आ जाएगा 5 का फैक्टर, यहां पे 1 का फैक्टर, तो माइनस 6 बाय 5 जी एम, नो सॉरी, यहां पे 4 का फैक्टर है, तो 5r एलसीएम आएगा
तो यहां पे आएगा 5 का फैक्टर और यहां 4 ऑलरेडी है, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। तो -9/5 GM बाय कैपिटल R प्लस V²/2 इज इक्वल टू, यहां पे ये 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हो, 2R एलसीएम लोगे तो यहां से 1 का फैक्टर आएगा, यहां से 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो 3 का फैक्टर आएगा ओवरऑल। तो -3/2 GM बाय कैपिटल R। अब ये जो GM बाय कैपिटल R वाली टर्म है एक तरफ ले लेते हैं, तो V²/2 ये वाली टर्म राइट में जाएगी तो पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगी, इसमें भी GM बाय कैपिटल R दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 9/5 - 3/2। तो यहां पे जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 का 10, तो यहां से आएगा 18 - 15, तो 18 - 15 इज 3, तो ये आ जाएगा। एक 2 से 10 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो जो v है ये आ जाएगा √3/5 GM बाय R। तो मिनिमम इतनी स्पीड अगर हम देंगे फर्स्ट स्फीयर के सरफेस से दोनों के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, तो ये पार्टिकल दूसरे स्फीयर के सरफेस तक पहुंच जाएगा। हाँ, और दूसरे स्फीयर के सरफेस पे जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 0 नहीं होगी, यहां पे स्पीड 0 हो गई या नेग्लिजिबल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी होगी कि बस इसको क्रॉस कर दे वो, उसके बाद वो अपनी तरफ खींचेगा और एसिलरेट करेगा पार्टिकल, तो जब वो उसके सरफेस से टकराएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और वो स्पीड भी हम ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हमें इनिशियल स्पीड पता चल गई कि इतनी स्पीड से फेंकने पर वो यहां पहुंच जाएगा। अब फिर से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो यहां पर कितनी स्पीड से वो टकराएगा ये फाइंड किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, और आ भी चुका है इस तरह का क्वेश्चन, तो हमें इसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।